नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे इस YouTube चैनल पर। मैं विनीत आज फिर से आपके सामने एक और नई क्लास में आपको लेसन नंबर 2 से अमल, चार और लवण से अन्य महत्वपूर्ण प्रश्न कराने आया हूं। देखिए, इससे पहले हमने अपनी क्लास के अंदर आपको अभ्यास के प्रश्न उत्तर, कुछ महत्वपूर्ण बिंदु और कुछ महत्वपूर्ण परिभाषाएं और बहुविकल्पीय प्रश्न और एक शब्द और एक वर्ड, एक वाक्य के अंदर हमने आंसर आपको समझाए थे। और आज हम इस क्लास के अंदर आपको अन्य महत्वपूर्ण प्रश्न कराएंगे। देखिए, अन्य महत्वपूर्ण प्रश्न आपकी किताब के अंदर से ही हमने अपनी प्रेजेंटेशन तैयार की है। और जो भी स्टूडेंट हमारे चैनल पर नए हैं तो वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और हमारी वीडियो अच्छी लगे तो वो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। देखिए, आज हम सबसे पहले प्रश्न नंबर 1 की बात करते हैं कि धावन सोडे का रासायनिक सूत्र क्या है। 1 बाय 1 आपको हम अच्छी तरह से समझाएंगे। ये कह रहा है धावन यानी कि धोने का सोडा, उसको हम धावन सोडे के नाम से भी जानते हैं। उसका रासायनिक सूत्र क्या है? देखिए, रासायनिक सूत्र है सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट। देखिए, सोडियम कार्बोनेट को हम लिखते हैं Na2CO3 इंटू 10H2O, यानी कि ये हमारा धोने के सोडे का फॉर्मूला है। और इसके निर्माण विधि का भी रासायनिक समीकरण आपको लिखना है। देखिए, ये कैसे बनता है धोने का सोडा। जो आपके पास सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट होता है यानी कि बेकिंग पाउडर होता है, उसको जब हम फर्दर हीट करते हैं तो वो सोडियम कार्बोनेट जल और कार्बन डाइऑक्साइड में बदल जाता है। किस में बदल जाता है? सोडियम कार्बोनेट में बदल जाता है। और जब हम सोडियम कार्बोनेट के अंदर जब जल के अणु डालते हैं तो वो सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट बन जाता है। तो बेकिंग सोडे को, जैसे कि हमने आपको इसे में बताया कि बेकिंग सोडे को गर्म करने से सोडियम कार्बोनेट बनता है। क्या बनता है? सोडियम कार्बोनेट बनता है। और सोडियम कार्बोनेट को जल में मिलाकर या गर्म करके धोने के सोडे के क्रिस्टल बनाए जाते हैं। समझ में आ गया होगा कितनी आसान तरीके से मैंने आपको बताया कि जब हम सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट यानी कि बेकिंग सोडे को गर्म करते हैं तो वो सोडियम कार्बोनेट बनाता है। और जब सोडियम कार्बोनेट के अंदर हम जल के अणु मिलाते हैं तो वो हमें सोडियम क्या बोलते हैं? हम धोने के सोडे को सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट बोलते हैं, सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट बोलते हैं। तो वो बनाएगा, उसके क्रिस्टल बनाएगा, जिससे कि धावन सोडा तैयार होता है। इसके बाद प्रश्न नंबर 2 की बात करते हैं कि क्लोर क्षार प्रक्रिया क्या होती है। सबसे पहले इसी की बात करते हैं कि क्लोर क्षार की सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन, ये जो सोडियम क्लोराइड है इसको हम बोलते हैं लवण, से विद्युत धारा प्रवाहित करने पर जब हम सोडियम क्लोराइड के अंदर यानी कि वो जल के साथ है, विद्युत धारा हम उसमें डालेंगे तो यह वियोजित होकर सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाता है। ये जब सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाता है तो इस प्रक्रिया को हम क्लोर क्षार प्रक्रिया कहते हैं, क्योंकि इसमें निर्मित उत्पाद क्लोरीन और सोडियम हाइड्रोक्साइड होते हैं। क्या होते हैं? सोडियम हाइड्रोक्साइड, क्लोरीन, ये इसके अंदर उत्पाद होते हैं। सिंपल सी भाषा में आप समझिए, जब सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन से हम विद्युत को गुजारते हैं तो ये वियोजित होकर सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाता है। और ये प्रक्रिया क्लोर क्षार प्रक्रिया कहलाती है। और इसमें जो पदार्थ बनते हैं वो क्लोरीन और सोडियम हाइड्रोक्साइड बनते हैं। क्लोरीन गैस एनोड पर मुक्त होती है, जबकि हाइड्रोजन गैस जो होती है कैथोड पर ही सोडियम हाइड्रोक्साइड विलयन का निर्माण करती है। इस प्रक्रिया से उत्पन्न हुए 3 उत्पाद बहुत उपयोगी होते हैं। कौन कौन से? सोडियम हाइड्रोक्साइड, दूसरा क्लोरीन और तीसरा हाइड्रोजन। प्रश्न नंबर 3 की बात करते हैं। जैसे कि हमने प्रश्न नंबर 1 में पढ़ा था कि धोने के सोडे का रासायनिक सूत्र, तो यहाँ पे आपने पढ़ना है बेकिंग सोडे का रासायनिक सूत्र। बेकिंग सोडा होता है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट NaHCO3। और इसकी निर्माण विधि भी आपने बतानी है और इसका समीकरण लिखना। देखिए कैसे कि जब सोडियम कार्बोनेट के विलयन में से कार्बन डाइऑक्साइड गैस गुजार कर बेकिंग सोडा, सोडियम कार्बोनेट, अब ये यहाँ पे उल्टी लिखी हुई है, मैं इसको सीधी लिख देता हूं, सोडियम कार्बोनेट के विलयन में से
कार्बन डाइऑक्साइड गैस गुजार कर हम क्या बनाते हैं, अब इसके अंदर जल भी डालेंगे तो ये बन जाएगा आपका सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। अब सोडियम यहाँ पे 2 है तो ये 2 लगा देंगे, हाइड्रोजन यहाँ पे 2 है 2 होगी, कार्बन यहाँ पे कितनी है 1 और 1 2 है, और ऑक्सीजन यहाँ पे 3 4 5 और 6 है तो यहाँ पे भी 6। तो ये हमारी जो रिएक्शन है वो उल्टी लिखी हुई है, इस तरह लिखनी है कि जब हम सोडियम कार्बोनेट, क्योंकि सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट तो आपको बनाना ही है इसलिए ये गलत लिखी हुई है। तो यहाँ पे लिखना सोडियम कार्बोनेट के अंदर जब हम कार्बन डाइऑक्साइड गैस गुजारते हैं और उसके अंदर जल तो हमें मिलाना ही पड़ेगा तो वो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट बनेगा। इसके बाद ऐसे ही हमारा प्रश्न नंबर 4 है कि विरंजक चूर्ण का रासायनिक सूत्र क्या है और इसकी निर्माण विधि का रासायनिक सूत्र लिखना है। देखिए विरंजक चूर्ण में हमने आपको बताया कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड होता है। जब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के अंदर क्लोरीन गैस पास कराते हैं, ये लिखा भी हुआ है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में से क्लोरीन गैस गुजारने पर कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड यानी कि विरंजक चूर्ण का निर्माण होता है, प्लस में जल जो है बाहर निकलता है। इसके बाद प्रश्न नंबर 5 कि प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम। देखिए प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम होता है कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट और इसका रासायनिक सूत्र है कैल्शियम सल्फेट CaSO4 हाफ H2O होता है। और ये कह रहा है कि प्लास्टर ऑफ पेरिस के 2 उपयोग बताने हैं। सबसे पहला है कि जो टूटी हुई हड्डी है उसके ऊपर जो प्लास्टर हम लपेट देते हैं उसके ऊपर उसको फिर हम POP का लेप लगाते हैं तो वह हड्डी को जोड़ने में काम आता है। दूसरा मूर्तियां और बुत बनाने में काम आता है। तीसरा भी मैं आपको बता देता हूं कि जो घरों की छत होती है उसको समतल करने में, घरों की जो दीवारें होती है उसको प्लेन करने में प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग किया जाता है। प्रश्न नंबर 6 में कि उदासीनीकरण अभिक्रिया किसे कहते हैं, एक उदाहरण दीजिए। उदासीनीकरण अभिक्रिया हम आपको बार बार बता चुके हैं कि वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अम्ल और क्षार क्रिया करके लवण और पानी बनाते हैं, जल बनाते हैं, उसे उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। उदाहरण की बात करें तो HCl जो कि अम्ल है, NaOH जो कि सोडियम हाइड्रोक्साइड बेस है यानी कि क्षार है, वो लवण यानी कि NaCl प्लस H2 जल बनाते हैं। देखिए उदासीनीकरण अभिक्रिया वह रासायनिक अभिक्रिया होती है जिसमें अम्ल और क्षार मिलकर जल और लवण बनाते हैं, उसे हम उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। इसके अंदर यदि हम उदाहरण की बात करें तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और सोडियम हाइड्रोक्साइड जब मिलते हैं तो सोडियम क्लोराइड प्लस में H2O यानी कि जल का निर्माण करते हैं। प्रश्न नंबर 7 में कि धातु के साथ अम्ल की अभिक्रिया होने पर सामान्यतः कौन सी गैस निकलती है, ये रिपीट हो गया है, हाइड्रोजन गैस निकलती है। बार बार हम आपको बता रहे हैं कि धातु की किसी भी अम्ल या क्षार के साथ अभिक्रिया होती है तो हाइड्रोजन गैस निकलती है। उदाहरण की बात करें तो यहाँ पे जिंक प्लस में H2SO4, जिंक और सल्फ्यूरिक एसिड की जब हम अभिक्रिया कराते हैं तो जिंक सल्फेट प्लस में हाइड्रोजन गैस निकलती है। और हाइड्रोजन गैस की उपस्थिति की जांच यदि इस गैस के पास कैसे करेंगे हम, इस जैसे हमने जब आपको MCQ या वैसे प्रश्न समझाए थे एक वाक्य वाले, जब हमने बताया था कि हाइड्रोजन गैस की उपस्थिति जांच करने के लिए हमें क्या करना है कि उस रासायनिक अभिक्रिया के पास जलती हुई मोमबत्ती लेकर आनी है, उसमें से जो गैस निकल रही है और वो मोमबत्ती जब उसके पास लेके जाएंगे तो पट पट की ध्वनि उत्पन्न करेगा, तो उससे हमें पता चल जाएगा कि यह गैस हाइड्रोजन गैस है। इसके बाद आता है प्रश्न नंबर 8, जिप्सम क्या होता है और इसको 373 के ताप पर गर्म करने पर क्या होता है। देखिए जिप्सम की बात करें तो जिप्सम होता है वो होता है कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट होता है, लेकिन जब हम उसको 373 पर केल्विन पर गर्म करते हैं तो वो कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट प्लस में 1.5 मॉलिक्यूल यानी कि 1.5 मॉलिक्यूल जल के बाहर निकालता है। तो इस तरह आपने देखना है।
प्रश्न नंबर 9 की बात करते हैं कि बेकिंग सोडे का रासायनिक नाम क्या है। बेकिंग सोडे का रासायनिक नाम क्या है, तो हमने बताया था सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, और इसका या सोडियम बाइकार्बोनेट भी बोल सकते हैं। इसका रासायनिक सूत्र है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। ये हम बार बार आपको लिखवा चुकी है। इसके बाद ये कह रहा है कि सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट विलयन को गर्म करने पर क्या होता है। तो आपको जब हमने बताया था धावन सोडा जो बनाया जाता है, धावन सोडा जो बनाया जाता है वो इसी अभिक्रिया के दौरान बनाया जाता है कि जब सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को गर्म करेंगे, जब हम गर्म करेंगे तो वो सोडियम कार्बोनेट बन जाएगा और जल बन जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड बनेगी। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट में जब हम जल के अणु मिलाएंगे तो वो हमारा सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट बन जाएगा। ठीक है। इसके बाद विरंजक चूर्ण के उपयोग बताने। विरंजक चूर्ण होता क्या है, देखिए इसका उपयोग वस्त्र उद्योग और कागज उद्योग में किया जाता है। इसका उपयोग पेयजल को रोगाणु रहित या रोगाणुओं से मुक्त करने के लिए किया जाता है और इसका उपयोग क्लोरोफॉर्म के निर्माण में भी किया जाता है। तो विरंजक चूर्ण आपने पता कर लिया। इसके बाद जो विरंजक चूर्ण होता है उपचायक के रूप में भी इसका उपयोग किया जाता है और ऊन के जो सिकुड़ने रहित बनाने के लिए, जो ऊन होती है वो सिकुड़ जाती है, उसको सिकुड़ने रहित बनाने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। इसके बाद विरंजक चूर्ण कैसे बनाया जाता है, सिंपल सा रिपीट हो चुका है और उसका रासायनिक नाम भी बताना है और रासायनिक सूत्र भी बनाना है। तो बिना जो आपके पास देखो सिंपल सी बात है, बिना बुझा हुआ चूना है, जब हम उसके अंदर जल मिलाते हैं तो वो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बन जाता है। क्या बन जाता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के अंदर जब हम क्लोरीन गैस पास कराते हैं तो वो बन जाता है कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, जिसको हम विरंजक चूर्ण के नाम से विरंजक जाएगा, विरंजक चूर्ण के नाम से जानते हैं। इसके बाद इसका जो रासायनिक नाम है वो है कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड और हमने आपके सामने अभिक्रिया लिख के दिखा दी। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में जब क्लोरीन गैस पास करते तो कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड प्लस में जल बनता है। प्रश्न नंबर 12 की बात करें कि अम्लीय वर्षा क्या है, अम्लीय वर्षा क्या है और इसके हानिकारक प्रभाव बताने या जीवों पर इसका क्या प्रभाव पड़ता है। देखिए वायु में उपस्थित नाइट्रोजन सल्फर के ऑक्साइड्स वर्षा के जल के साथ मिलकर नाइट्रिक अम्ल और सल्फ्यूरिक अम्ल बनाते हैं। यानी कि वायु में जब उपस्थित कार्बन डाइऑक्साइड होती है, नाइट्रोजन गैस होती है, सल्फर के ऑक्साइड होती है, तो वह जल के साथ अभिक्रिया करके आपका नाइट्रिक अम्ल या सल्फ्यूरिक अम्ल बना लेगा और वर्षा के जल के साथ जब ये अम्ल पृथ्वी पर नीचे आते हैं तो इस वर्षा के इस वर्षा को हम क्या कहते हैं, अम्लीय वर्षा कहते हैं। और अम्लीय वर्षा का पीएच मान हमने 1 नंबर के क्वेश्चनों में भी पढ़ा था कि 5.6 से कम होता है। इसके हानिकारक प्रभाव की यदि हम बात करें तो अम्लीय वर्षा के कारण नदी, तालाब और जो जोड़ या बीहड़ होते हैं उनका जो जल है या उनके अंदर जो जलीय जीव होते हैं उनकी जो सेहत है उन पर बुरा प्रभाव पड़ता है, हालांकि उनकी मृत्यु भी कई बार हो जाती है। इसके कारण मृदा अम्लीय हो जाती है और मृदा की उपजाऊ शक्ति जो होती है वो कम हो जाती है और अम्लीय वर्षा के कारण अनेक ऐतिहासिक स्मारक, भवन और मूर्तियों का भी संचारण होता है। यानी कि जैसे कि ताजमहल का बताया जाता है सफ़ेद से अब थोड़ा थोड़ा पीला कलर होता जा रहा है, तो वो किस वजह से है, इस अम्लीय वर्षा के कारण ही है। इसके बाद हम अम्ल के बारे में पढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 13, अम्ल किन्हें कहते हैं और 2 उदाहरण दीजिए। देखिए अम्ल वे पदार्थ होते हैं जो जल में घुलकर या जल में विघटित होकर H आयन उत्पन्न करते हैं और नीले लिटमस पत्र को लाल कर देते हैं, उसे हम अम्ल कहते हैं। और मैंने आपको 2 की बजाय 3 बताए थे, एक सल्फ्यूरिक अम्ल और दूसरा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, और तीसरे की बात करें तो वो होता आपका नाइट्रिक अम्ल, नाइट्रिक अम्ल। और इसके अंदर हम इसको पढ़ेंगे HNO3 के नाम से। इसके बाद अम्लों के कुछ सामान्य गुण आपने बताने हैं। तो यहाँ पे इसका स्वाद खट्टा होता है, पहला पॉइंट है कि अम्लों का स्वाद खट्टा होता है। और दूसरा है ये नीले लिटमस को लाल कर देते हैं और ये धातुओं के साथ क्रिया करके हाइड्रोजन गैस निकालते हैं।
और अम्ल धातु कार्बोनेट या बाइकार्बोनेट के साथ क्रिया करके कार्बन डाइऑक्साइड निकालते हैं। देखिए अम्लों के यदि हम गुणों की बात करें तो पहला गुण आपका है अम्ल खट्टे होते हैं। दूसरे की बात करें तो ये नीले लिटमस को लाल कर देते हैं। और तीसरे की बात करें तो यह धातु के साथ अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस बनाती है। और चौथे पॉइंट की बात करें तो ये धातु कार्बोनेट और धातु बाइकार्बोनेट के साथ मिलकर या धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ मिलकर कार्बन डाइऑक्साइड गैस उत्पन्न करती है। इसके बाद जो अम्ल होते हैं वे क्षारकों के साथ अभिक्रिया करके लवण और जल बनाते हैं। और अम्ल धातु ऑक्साइडों के साथ क्रिया करके ये तब भी लवण और जल ही बनाएंगे। इसके बाद प्रश्न नंबर 15 में देखिए जिंक धातु की, ये आपके पास जिंक धातु है। तनु सल्फ्यूरिक अम्ल, ये तनु सल्फ्यूरिक अम्ल है। या हाइड्रोजन अम्ल, देखिए यहाँ पे हाइड्रोजन अम्ल है के साथ अभिक्रिया करके रासायनिक समीकरणों के रूप में लिखिए। देखिए जिंक की तनु सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया होगी तो जिंक सल्फेट प्लस में हाइड्रोजन गैस, ये आपने बड़े ध्यान से याद रखना है कि हाइड्रोजन गैस निकलती है। इसी तरह जिंक की HCl के साथ करेंगे तो जिंक क्लोराइड प्लस में हाइड्रोजन गैस। तो यहाँ पे मैं आपको एक बात सजेस्ट करना चाहूँगा कि जब धातु के साथ किसी भी अम्ल की अभिक्रिया होती है या धातु के साथ किसी भी क्षार की अभिक्रिया होती है तो वह हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करती है। इसके बाद प्रश्न नंबर 16, ये गुणों पर यह आधारित था। अभी हमने गुण नंबर 3 बताया था आपको। तो धातु कार्बोनेट, ये गुण नंबर 4 है कि धातु कार्बोनेट धातु बाइकार्बोनेट अम्लों के साथ अभिक्रिया करके क्या करेगा, वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकालेगा। इसका आपने रासायनिक अभिक्रिया लिखनी है। देखिए सोडियम कार्बोनेट है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है। देखिए सोडियम कार्बोनेट में भी हमने अम्ल मिलाया है और सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट में भी अम्ल मिलाया है। तो यहाँ पे देखिए दोनों ही कंडीशन में कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकल रही है। अम्ल क्षारकों के साथ किस प्रकार क्रिया करते हैं? अम्ल क्षारकों के साथ जब अभिक्रिया करेंगे तो लवण और जल बनाते हैं। और अभिक्रिया के लिए रासायनिक समीकरण लिखना है। देखिए यहाँ पे HCl है, यहाँ पे सोडियम हाइड्रोजन ऑक्साइड है तो वो NaCl और H2O यानी कि जल बनाएंगे। इसी तरह सल्फ्यूरिक अम्ल है और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड है तो पोटेशियम सल्फेट और जल के अणु बनाएंगे। अब प्रश्न नंबर 18 में देखिए क्या होता है जब धातु ऑक्साइड अम्लों के साथ अभिक्रिया करती है। तो वही है, चाहे धातु ऑक्साइड जब अम्लों के साथ रिएक्शन करेगी तो अम्ल और जल बनाएगी। ये हमने जो सामान्य गुण अम्लों के पढ़े उन्हीं पर ये क्वेश्चन आधारित है। इसके बाद यहाँ पे अभिक्रिया भी दे रखी है। ये देखिए सोडियम ऑक्साइड है, ये कैल्शियम ऑक्साइड है, इसमें सल्फ्यूरिक अम्ल है, इसमें HCl है। तो ये सोडियम सल्फेट और वाटर है, ये कैल्शियम क्लोराइड और जल है। अब यहाँ पे हम बात करते हैं प्रश्न नंबर 19 की कि प्रबल अम्ल और दुर्बल अम्ल में क्या अंतर होता है। देखिए सिंपल सी बात, मैं आपको सबसे पहले तो ये बात बताना चाहूंगा कि जो आपके प्रबल अम्ल होते हैं यानी कि वे अम्ल जो पानी में पूर्ण रूप से अपघटित होकर H आयन उत्पन्न करते हैं उसे हम प्रबल अम्ल कहते हैं। और दुर्बल अम्ल वे होते हैं, वे अम्ल जो जल में घुलकर कम मात्रा में H आयन उत्पन्न करते हैं उन्हें हम दुर्बल अम्ल कहते हैं। जैसे प्रबल अम्ल ये बता दिया, दुर्बल अम्ल ये बता दिया। प्रबल अम्ल जो है सल्फ्यूरिक अम्ल है H2SO4 और HCl और HNO3। और तीसरी बात करें यदि दुर्बल अम्ल की बात करें तो ये CH3COOH यानी कि एसिटिक अम्ल और कार्बोनिक अम्ल की बात यहाँ पे हो रही है H2CO3। इसके बाद प्रश्न नंबर 20 कि निम्नलिखित यौगिकों को प्रबल अम्ल और दुर्बल अम्लों में वर्गीकृत कीजिए। देखिए प्रबल अम्ल एक HCl होता है, एक आपका HNO3 होता है और एक H2SO4 होता है। तो ये हमारे प्रबल अम्ल है। बाकी H2CO3 ये हमारा कार्बोनिक अम्ल और एसिटिक अम्ल और ये हमारा फॉस्फोरिक अम्ल जो है वो हमारे दुर्बल अम्ल है। इसके बाद प्रश्न नंबर 21 में देखिए अम्ल में विद्युत का चालन किस कारण होता है।
स्पष्ट कीजिए। देखिए जब हमने अभ्यास के प्रश्न कराए थे या किताब के अंदर प्रश्न कराए थे तो वहां पे हमने बताया था कि अम्ल जल में घुलकर आयनीकृत होकर H आयन उत्पन्न करते हैं और आयन जो होते हैं विद्युत का चालन करते हैं। ये लिखा हुआ है कि अम्लों के जलीय विलयन में आयनों की उपस्थिति के कारण ही विद्युत का चालन होता है। तो यहाँ पर हमने अम्ल के बारे में पढ़ा और अम्ल के अंदर जितने भी हमने अम्ल के सामान्य गुण बताए उन्हीं पर आधारित ये प्रश्न थे। इसके बाद अब देखिए क्षारक की हम बात करते हैं और क्षारक में ये कह रहा है कि क्षारक किन्हें कहते हैं, उदाहरण दीजिए। देखिए सबसे पहले हम बहुत ही बार आपको बता चुके हैं कि वे पदार्थ जो जल में विघटित होकर OH आयन देते हैं और लाल लिटमस पत्र को नीला कर देते हैं, उन्हें हम क्षारक कहते हैं। जल में घुलनशील क्षारकों को हम क्षार कहते हैं, जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। क्षारकों के भी हम सामान्य गुण करेंगे और उन्हीं पर आधारित कुछ प्रश्नों को करेंगे। देखिए क्षारक के सामान्य गुण है कि इनका स्वाद जो होता है, जैसे अम्लों का स्वाद खट्टा होता है, इनका स्वाद कड़वा होता है। जैसे अम्ल नीले लिटमस को लाल कर देते हैं वैसे ही ये लाल लिटमस को नीला कर देते हैं। और तीसरा गुण जो है वो अम्लों के साथ ही इसके है कि ये अम्लों के साथ अभिक्रिया करके लवण और जल बनाते हैं। और अम्लों में हमने पढ़ा था कि ये क्षार के साथ अभिक्रिया करके जल और लवण बनाते हैं। इसके अंदर अधातु ऑक्साइडों के साथ क्रिया करके लवण और पानी बनाएंगे, वे है धातु ऑक्साइडों के साथ अभिक्रिया करके लवण और जल बनाएंगे। ये साबुन की तरह चिकने होते हैं और ये हल्दी के रंग को भूरा लाल कर देते हैं। क्षारक के ये गुण हैं, इन्हीं इस पर आधारित हम प्रश्न करेंगे कि क्या होता है जब क्षारक अम्लों के साथ अभिक्रिया करती है। देखिए क्षारक अम्लों के साथ अभिक्रिया करेंगे तो वो वही है कि वो लवण और जल बनाएंगे। इस क्रिया को हम उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। क्या होता है जब अधातु ऑक्साइड क्षारकों के साथ क्रिया करेंगे, तो देखिए ये आपके पास क्षारक है और ये आपके पास धातु ऑक्साइड है, सल्फर ऑक्साइड है। सॉरी, ये कह रहा है क्या होता है जब अधातु, ये अधातु है और ये क्षारक है, इसकी विक्रिया होगी तो ये लवण और जल ही बनाएंगे। इसके बाद प्रश्न नंबर 26 की बात करते हैं कि प्रबल क्षारक और दुर्बल क्षारक की बात करें तो वे क्षारक जो जल में पूर्ण रूप से विघटित होकर अधिक संख्या में OH आयन देते हैं उन्हें हम प्रबल क्षारक कहते हैं। और वे क्षारक पानी में आंशिक रूप से विघटित होकर कम संख्या में OH आयन देते हैं उन्हें हम दुर्बल क्षार कहते हैं। सोडियम हाइड्रोक्साइड और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड जो है इसके उदाहरण है। और दुर्बल क्षार की बात करें, क्षारक की बात करें तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड जो है ये दुर्बल क्षारक होते हैं। जैसे प्रश्न नंबर 27 में देखिए, जैसे हमने अम्लों की बात की थी, प्रबल अम्ल और दुर्बल अम्ल। अब यहाँ पे प्रबल अम्ल क्षारक और दुर्बल क्षारकों की बात करनी है। तो अभी अभी हमने पढ़ा था कि सोडियम हाइड्रोक्साइड और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड जो होते हैं ये आपके प्रबल क्षारक होते हैं। और जैसे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, अमोनियम हाइड्रोक्साइड है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड है, ये आपके दुर्बल क्षारक होते हैं। इसके बाद लवण की बात करते हैं क्योंकि 3 टॉपिक हमारे पास है। और लवण क्या होते हैं, अम्ल और क्षार की क्रिया से जो यौगिक बनते हैं उन्हें हम लवण कहते हैं। जैसे सोडियम के लवण होते हैं, कैल्शियम के लवण होते हैं, क्लोराइड के लवण होते हैं और सल्फेट के लवण होते हैं। जैसे सोडियम क्लोराइड, ये आपका सोडियम का लवण है, बाकी भी ऐसे ही देखनी है। कैल्शियम में कैल्शियम क्लोराइड है, कैल्शियम कार्बोनेट है, कैल्शियम सल्फेट है। यहाँ पे सोडियम कार्बोनेट था, सोडियम नाइट्रेट था। यहाँ पे सोडियम क्लोराइड है, कैल्शियम क्लोराइड है, पोटेशियम क्लोराइड है। यहाँ पे सोडियम सल्फेट है, पोटेशियम सल्फेट और कैल्शियम सल्फेट है। ये हमारे लवणों के जो है बताए गए है कि कौन कौन से लवण होते हैं। इसके बाद अम्लीय लवण क्या होते हैं, यानी कि अम्लीय लवण वे लवण जो प्रबल अम्ल, देखिए जो प्रबल अम्ल और दुर्बल क्षारक से बनते हैं उन्हें हम अम्लीय लवण बोलते हैं। इसके बाद प्रश्न है कि क्षार के लवण क्या होते हैं, जैसे कैल्शियम क्लोराइड है, मैग्नीशियम सल्फेट है और अमोनियम सल्फेट है।
क्षार के लवण क्या होते हैं? देखिए क्षार के लवण वे होते हैं जो दुर्बल तो अम्ल हो और प्रबल क्षार हो। प्रबल क्या हो? क्षार हो। प्रबल क्या हो? क्षारक हो। तो उससे हमारे क्षार के लवण बनते हैं, जैसे सोडियम कार्बोनेट और पोटेशियम फॉस्फेट। साधारण नमक के 4 उपयोग बताने हैं। देखिए एक तो ये खाद्य पदार्थों में उसको सुरक्षित रखने में काम आता है, और साधारण नमक भोजन के लिए अनिवार्य भाग होता है। इसका उपयोग धावन सोडे में भी, विरंजक चूर्ण में भी, बेकिंग सोडे में भी, इन सभी को बनाने में इसका उपयोग किया जाता है। और ये हिमकारी मिश्रण बनाने में भी प्रयुक्त होता है। जैसे आपने देखा है कि जो बर्फ है उसको ये जब ही रहने देता है। तो इसके बाद सोडियम हाइड्रोक्साइड के 4 उपयोग बताने हैं। सोडियम हाइड्रोक्साइड के 4 उपयोग, जो साबुन उद्योग में इसका उपयोग किया जाता है। दूसरा, कागज और कपड़ा उद्योग में इसका उपयोग किया जाता है। कृत्रिम फाइबर बनाने में इसका उपयोग किया जाता है। धातु से ग्रीस हटाने के लिए भी इसका उपयोग किया जाता है। और धावन सोडे की बात करें तो ये कांच के उद्योग में, साबुन उद्योग में और कागज उद्योग में इसका उपयोग किया जाता है। वॉशिंग पाउडर के घटक के रूप में भी इसका प्रयोग किया जाता है, और जल की स्थायी कठोरता को दूर करने के लिए भी धावन सोडे का उपयोग किया जाता है। इसके बाद देखिए बेकिंग सोडे के उपयोग बताने। बेकिंग सोडा बेकरी में इसका उपयोग किया जाता है। सोडा एसिड अग्निशामक यंत्र में इसका उपयोग किया जाता है, और अमाशय में अम्लीयता को दूर करने के लिए भी इसका उपयोग किया जाता है, क्योंकि ये प्रति अम्ल की तरह कार्य करता है। इसके बाद प्लास्टर ऑफ पेरिस की बात करें तो इसका उपयोग खिलौने और सजावटी सामान और बुत आदि बनाने में किया जाता है। सीमेंट के घटक के रूप में भी किया जाता है, और टूटी हड्डी को सही स्थिति में रखने के लिए भी किया जाता है। और सतह या छत को समतल बनाने में, दीवारों को समतल बनाने में भी इसका अधिक से अधिक उपयोग किया जाता है। इसके बाद हम यहाँ पे एक टॉपिक है सूचक। सूचक क्या है कि नहीं कहती है? वे पदार्थ जिनका रंग क्षार के और अम्लीय माध्यम में परिवर्तित हो जाता है उसे हम सूचक कहते हैं। ये 2 तरह के होते हैं, एक प्राकृतिक सूचक होते हैं, एक संश्लेषित। देखिए प्राकृतिक में आपका आता है लिटमस पत्र, और दूसरा आपका आता है हल्दी। इसमें आपका आता है फिनोप्थिलीन और मिथाइल ऑरेंज। तो ऐसे सूचक जो पौधों से प्राप्त होते हैं उन्हें प्राकृतिक सूचक कहते हैं, जैसे लिटमस और हल्दी। और ऐसे सूचक जो रसायनों से बनाए जाते हैं उन्हें हम संश्लेषित सूचक कहते हैं, जैसे मिथाइल ऑरेंज। गंधीय सूचक किन्हें कहते हैं? प्रश्न नंबर 37 में कह रहा है कि गंधीय सूचक वे सूचक होते हैं जिनकी गंध अम्लीय और क्षारकीय माध्यम में बदल जाती है, जैसे लौंग और प्याज। कपड़े पर लगा हल्दी का दाग साबुन के साथ धोने पर भूरा लाल हो जाता है, क्यों भाई? देखिए हल्दी एक प्राकृतिक सूचक होता है, और क्षारकीय माध्यम में हल्दी का रंग भूरा लाल हो जाता है। हमने ये अभी पहले पढ़ा था। साबुन की क्षारकीय प्रकृति होने के कारण हल्दी का जो धब्बा होता है उसका रंग जो होगा लाल भूरा हो जाएगा, परंतु कपड़े को अधिक जल के साथ धोने पर वो दाग फिर से पीला हो जाता है, क्योंकि क्षारकीय साबुन जल में घुल जाता है। इसके बाद यहाँ पे हम पीएच स्केल की बात करते हैं। पीएच स्केल और इसमें विलयन की अम्लीयता, क्षारीयता। देखिए किसी विलयन में उपस्थित एच आयन की सांद्रता ज्ञात करने के लिए जिस पैमाने का प्रयोग किया जाता है उसे हम पीएच स्केल कहते हैं, और इस स्केल द्वारा 0 से 14 तक पीएच को ज्ञात किया जाता है। पीएच स्केल की किसी भी विलयन की अम्लीयता और क्षारीयता को पता लगाने में इसका उपयोग किया जाता है, क्योंकि इसके अंदर एच आयन की सांद्रता जितनी अधिक होगी, इसके अंदर एच आयन की सांद्रता जितनी अधिक होगी उतना ही वो अम्लीय होगा, और उसके अंदर एच आयन की OH आयन की सांद्रता जितनी अधिक होगी वो उतना ही क्या होगा? क्षारकीय होगा। देखिए 7 जो होता है, जिसका पीएच मान 7 होता है वो उदासीन होता है, 7 से कम अम्ल होता है, 7 से ज्यादा आपका क्या होता है? क्षारकीय होता है। और पीएच स्केल का जो प्रास होता है वो 0 से 14 होता है, यहाँ पे चित्र में भी दिखाया गया है। इसके बाद कुछ सामान्य पीएच मान की सूची है। देखिए सोडियम हाइड्रोक्साइड का 14 होता है जो कि क्षारकीय है, रक्त 7.3 से 7.5 क्षारकीय होता है, लार 6.5 से 7.5 अम्लीय और क्षारीय प्रकृति दिखाती है, मूत्र 5.5 से 7.5 ये भी अम्लीय क्षारीय प्रकृति दिखाती है, शुद्ध जल का पीएच मान 7 तो वो उदासीन दिखाएगा, और कॉफी 4.5 से 5.5 तो अम्लीय, और टमाटर का जूस 4.0 तो अम्लीय।
ठीक है। इसके बाद सिरका 2.4 टू 3.4 अम्लीय है, 2.2 से 2.4 नींबू का जूस अम्लीय है, और शून्य जो होता है वो HCl का होता है। इसके बाद जो प्रश्न आने वाला वो पीएच परिवर्तन से दंत क्षय का कारण। देखिए, खाना खाने के पश्चात जैसे हम खाना खाते हैं, जब मुंह को अच्छी प्रकार जल से नहीं धोया जाता तो जीवाणु दांतों के बीच फंसे भोजन को छोटे छोटे टुकड़ों में शर्करा के रूप में, शर्करा उपस्थित होने की वजह से उनमें अम्ल में परिवर्तित कर देते हैं, और इसके कारण मुंह का जो पीएच मान है वो कम हो जाता है। यदि पीएच मान मुंह का जब 5.5 से कम हो जाता है तो वो दंत क्षय उत्पन्न करता है। इसलिए भोजन के बाद क्षारकीय टूथपेस्ट का प्रयोग किया जाता है। इसके बाद जो आपका अंतिम प्रश्न है, मिट्टी की पीएच को कैसे ज्ञात किया जाता है। देखिए, सार्वत्रिक सूचक पत्र की सहायता से मिट्टी की पीएच को ज्ञात किया जाता है। सार्वत्रिक सूचक मैंने बताया था बहुत ही सारे सूचकों का मिश्रण होता है। मिट्टी अम्लीय है अथवा क्षारकीय है, मिट्टी का पीएच मान ज्ञात करने के लिए प्रकनली में मिट्टी को घोलकर छान लिया जाता है और इस छानन को एकत्रित किया जाता है, और सार्वत्रिक सूचक पत्र से पीएच के मान की जांच कर ली जाती है। यदि पीएच का मान 7 से कम है तो हमारी जो मिट्टी है वो अम्लीय होगी, और यदि पीएच का मान 7 से अधिक है तो हमारी जो मिट्टी है वो क्षारकीय होगी, और यदि वो पीएच का मान 7 है तो वो उदासीन होगी। लेकिन यदि मिट्टी अम्लीय है तो हम उसके अंदर कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, या फिर हम बात करें चौक की कैल्शियम कार्बोनेट, ये हम डालते हैं तो अम्लीयता को दूर करने में काम आती है। ठीक है, धन्यवाद।